नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। देश की केंद्रीय कैबिनेट ने एक फैसला किया है जिसके मुताबिक ईपीएफओ में पहली बार जुड़ने वाले नौजवानों को, बेरोजगारों को पहला अवसर जब नौकरी में मिलेगा तो सरकार की तरफ से उन्हें एक तरह का इंसेंटिव दिया जाएगा। 6 महीने तक अगर आपने ईपीएफओ के तहत रजिस्ट्रेशन के बाद काम किया है तो आपको 15,000 रुपए 6 महीने के बाद दिए जाएंगे और 15,000 रुपए 1 साल पूरा होने पर। 1 लाख की सैलरी तक के लोगों को ये इंसेंटिव सरकार की तरफ से प्लान किया गया है। केंद्रीय कैबिनेट के इस फैसले का क्या मतलब है? इससे रोजगार की जो तलाश में युवा है उनको कितना प्रोत्साहन मिलेगा, कितना उनका मनोबल बढ़ेगा, सरकार की इसके पीछे दरअसल मंशा क्या है और इससे समाज में किस तरह का संदेश जाएगा, समझने की कोशिश कर रहे हैं। तब जब पेंशनर्स की मांग लंबे समय से जो है वो लंबित है और उस पर सरकार कोई फैसला नहीं ले पा रही है, ऐसी स्थिति में नए नौजवानों और युवाओं को लेकर सरकार की इस सोच से क्या कुछ समाज में तस्वीर बदलने वाली है, समझने की कोशिश करते हैं हमारे खास मेहमानों के साथ। हमारे साथ संदीप वर्मा प्रदेश संगठन मंत्री अटेवा के हैं, शैलेंद्र शुक्ला प्रदेश महामंत्री पीडब्ल्यूडी, गिरीश चंद्र मिश्र हैं, आप महामंत्री हैं रोडवेज परिषद उत्तर प्रदेश के, और के.एस. तिवारी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष ईपीएस संघर्ष समिति। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गिरीश चंद्र मिश्र जी, अगर मैं शुरुआत आपसे करूं और जिस तरह से इस पूरे सरकार के फैसले को लेकर लंबे समय से पेंशनर की जो मांग है वो अभी लंबित है, लेकिन उसके बीच में सरकार का युवाओं को आकर्षित करने का या युवाओं पर फोकस करने का, दोनों ही पर्सपेक्टिव हैं इसके। जैसे जो समझे ईपीएस के तहत पेंशन की बात लंबे समय से ड्यू, लेकिन युवाओं को इंसेंटिव के नाम पर 15,000, क्या इसका मकसद है, क्या इसके मायने हैं, क्या इससे हासिल होगा? गिरीश चंद्र जी, आप अपना ऑडियो ऑन करिए प्लीज। मीना जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समय समय पर जो कर्मचारियों के और जनता के मुद्दे उनको बड़ी बखूबी आपके चैनल ने उठाया और बहुत ज्वलंत विषय लेकर के आप डिबेट करा रही हैं। तो मैं तो ये समझता हूँ जो विषय आपने रखा है आज के, ये जो गवर्नमेंट ने अभी युवाओं के लिए फैसला किया, निश्चित रूप से युवाओं का फैसला, जो युवाओं के लिए में मुख्य रूप से तो इस वक्त आवश्यकता रोजगार की, तो उनको एक सिक्योर्ड जॉब चाहिए। तो अगर उसको कंपनसेट करने के लिए या उसका कोई उसका वैकल्पिक रूप से कोई सहयोग इस तरह से कोई प्राविधान किया जाता है, तो सरकार की तरफ से अगर कोई ऐसी चीजें की जाती हैं तो हम उसका स्वागत करते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। क्योंकि जिस देश की पॉपुलेशन 65% के लगभग पॉपुलेशन ऐसी हो जो 35 से 40 वर्ष के बीच के लोग हों और युवा देश हो, तो वहां पर रोजगार एक बड़ी समस्या है और सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट भी युवाओं को रोजगार की। तो ये एक अलग पहलू है कि युवाओं को कैसे रोजगार देना है या उनको वैकल्पिक रूप से क्या सहयोग करना है, ये सरकार की अपनी योजना। लेकिन जो विषय हम लोग लेकर के चल रहे हैं, विशेषकर जो ईपीएफ की योजना के अंतर्गत जो कर्मचारी भविष्य निधि पेंशन योजना जो है, ईपीएस 95 के नाम से जो जानी जाती है, तो उसमें जिस तरह से शोषण, उत्पीड़न और जिस तरह से लंबे संघर्ष के बाद भी सरकार उसको संज्ञान नहीं ले रही है, ये बड़ा चिंता का विषय। लगातार इसमें सीनियर सिटीजन्स हैं, कुछ लोग मर रहे हैं, रोज किसी न किसी की दुखद मृत्यु की सूचना प्राप्त हो रही है और उसमें से तमाम केसेस ऐसे हैं जो धनाभाव के कारण, आर्थिक तंगी के कारण, इलाज प्रॉपर ना हो पाने के कारण वो स्वर्ग सिधार रहे हैं। तो ये बड़ा चिंता का विषय है। और खास तौर से जो पेंशनर्स हैं ईपीएफ के, उनके अतिरिक्त जो ईपीएफ के मेंबर हैं, अभी तो वो लोग जाग नहीं रहे,
जो 7.5 करोड़ लोग ईपीएफ के मेंबर हैं, वो भी एक ना एक दिन पेंशनर होंगे ना। तो उनके लिए एक लंबी योजना होनी चाहिए, लेकिन सरकार लगातार, ये हमारे ईपीएस 95 संघर्ष समिति के लोग जो हैं, वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं, और संघर्ष ही नहीं कर रहे हैं, वो गवर्नमेंट को पूरा मौका दे रहे हैं, उनके साथ तार्किक डिस्कशन भी कर रहे हैं, लेकिन परिणाम नहीं आ रहा। और सरकार अगर चाहे तो निश्चित रूप से जब 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा सकता है इस देश में, तरह तरह की और योजनाएं लागू की जा सकती हैं, विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, इस तरह की स्कीम्स लाई जा सकती हैं। तो ये पेंशनर्स जिन्होंने 40 साल देश की सेवा की है, संगठित क्षेत्र के तमाम डिपार्टमेंट्स के लोग जिन्होंने देश के विकास में अपनी अहम भूमिका निभाई है, सरकार की योजनाओं को लागू करने में अपना रोल प्ले किया है, और उनके साथ इस तरह से आप उनको मरने के लिए, अपनी मौत मरने के लिए छोड़ देना, ये मैं समझता हूँ ये संवेदनहीनता है। और जी बार बार सरकार आश्वासन भी दे रही है, कुछ ईपीएस 95 संघर्ष समिति के जो नेता लोग हैं, वो हमें बताते हैं कि ये सरकार का आश्वासन भी मिल रहा है, लेकिन परिणाम कुछ नहीं रहा। अच्छा, जी इसमें 2-3 सवाल बड़े प्रमुख हैं मीना जी, मैं इस अवसर पर जोड़ना चाहूंगा। इसमें दो तरह की समस्या, एक तो सरकार को फैसला करना है कि ये ईपीएफ की पेंशन जो है, ये जरा सा जीवन जीने लायक, इसमें मतलब जीवन निर्वाह के योग्य इसमें कुछ धनराशि सीनियर सिटीजन्स को या पेंशनर्स को मिले, एक प्रश्न ये। दूसरा, ईपीएफओ जो है, जो भविष्य निधि विभाग है, उसने जो योजनाएं, जिन जिन योजनाओं के अंतर्गत ये पेंशन दी जा रही है, उसमें इतनी ज्यादा खामियां हैं। अगर दो एक मैं आपसे उदाहरण के तौर पर अगर उन पर चर्चा करूं, तो हमारे सामने ये आता है। अब जैसे ये ईपीएफ की पेंशन क्या कहती है, ये कंट्रीब्यूटरी कहते हैं, कंट्रीब्यूटरी पेंशन है, यानी जो कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय का या एम्प्लॉयर का आया है, और उससे जो संचित धनराशि है, उससे एक निश्चित धनराशि आपको उसके एक तरह से ब्याज के रूप में आपको दी जा रही। तो अगर वो कंट्रीब्यूटरी पेंशन है, तो मेरा प्रश्न ये है, मैंने कई बार ईपीएफओ के लेवल पे किया भी है ये प्रश्न, कि अगर वो कंट्रीब्यूटरी पेंशन है, तो हमारे जीवन काल में अगर वो पेंशन 1,000 रुपया है, वो 2,000 रुपया है मान लीजिए, तो हमारी मौत के बाद हमारे स्पाउस के वो पेंशन आधी क्यों हो जाएगी? क्योंकि जो कंट्रीब्यूशन की रकम है वो तो उतनी ही है, और उसके अगेंस्ट आप पेंशन दे रहे हैं, तो वो 50% क्यों हो जाएगी? ये इस प्रश्न का कोई जवाब नहीं है। दूसरी बात ये है, मान लीजिए स्पाउस जो है, जो उत्तराधिकारी है, उसकी उसकी हमारे सेवा में रहते ही उसकी डेथ हो गई, हमारा कोई उत्तराधिकारी नहीं, और हम रिटायर हुए और 3 महीने बाद हमारी भी डेथ हो गई, तो जो हमारा कंट्रीब्यूशन है, जो जो संचित धनराशि है, 5, 7, 10 लाख रुपया, वो ईपीएफओ मार लेता, वो पैसा कहाँ चला जाता? तो इस तरह से कई ऐसी बातें हैं जो मैं ये समझ रहा हूं कि ईपीएफ ऑफिस ने जो ईपीएफ की पेंशन स्कीम है, इसमें तमाम खामियां हैं। तो दो काम करने की जरूरत है, एक तो उन खामियों को दूर करने की जरूरत है, दूसरी बात सरकार को इसको संज्ञान लेकर के और इसको जीवन निर्वाह लायक, मतलब जीने लायक कम से कम पेंशन हो, इतना निर्धारित बनाने करने की की जरूरत है। जरूरत जो है। 7,500 रुपया मांग रहे हैं हमारे साथी मैम, जी जी ये तो बहुत, वैसे ही बहुत मिनिमम धनराशि, 7,500 बहुत रुपए का आज मिनिमम क्या है, हो बहुत सकता मिनिमम है, लेकिन उसके बाद है? भी सरकार इस तरफ हाँ? बार बार, आप लोगों के तमाम संगठनों के प्रयासों के बाद भी सरकार इस तरफ क्यों नहीं आ पा रही है, इसको लेकर हमने कई बार चर्चा की है, आप लोगों का पक्ष सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया है। सरकार का इस पूरे विषय पर जो भी स्टैंड है, उसके बीच में मतलब एक तरफ पेंशनर्स हैं, वो पीढ़ी है जो जीवन के उत्तरार्ध पर है, और एक तरफ वो पीढ़ी है जो जीवन की शुरुआत कर रही है, नौजवान है। उन नौजवानों के लिए सरकार ने इस वक्त एक नई स्कीम लॉन्च की है। पेंशनर्स की पुरानी जो समस्या, परेशानी या जो मांग है, उसको दरकिनार करते हुए संदीप वर्मा जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। संदीप वर्मा जी, पहली बात ये कि दोनों का कोई मैच नहीं है। युवा पीढ़ी नया वोटर है, और जो जाने वाली पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं एक तरह से मतलब हमारे समाज पे सामाजिक सुरक्षा के तमाम जो
जितनी भी बातें हैं उन सब के बीच भी ऐसा लगता है कि एक बोझ है। बिल्कुल। पहले सबसे पहले तो मैं आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप हमारे मुद्दे को लगातार उठाती रहती हैं और जन सामान्य से जुड़े मुद्दे को आप अपने चैनल पर रखती हैं। इसके लिए आपको सभी युवाओं की तरफ से बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। जैसा कि आपने आज उठाया पेंशन, बहुत ही लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा। कर्मचारियों के जो मतलब भविष्य को ध्यान में रख करके जो पेंशन योजनाएं बनाई गई थी, आज उनको बिल्कुल नेग्लेक्ट किया जा रहा है। आपने बताया कि पेंशन, पुरानी पेंशन के आंदोलन को हम लोग अटेवा एनओपीएस के माध्यम से 2014 से लगातार उठा रहे हैं। हमारे संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु जी के नेतृत्व में हम लोगों ने दिल्ली में रामलीला मैदान को, जिसको आज तक किसी भी राजनीतिक दल ने भरने का साहस नहीं किया, हम लोगों ने पूरा भरा। पूरे देश से हमारे साथी एकजुट हुए और केवल एक मुद्दे के लिए, पुरानी पेंशन। लेकिन सरकारों ने वादे तो जो किए, चाहे जिसकी भी सरकार रही हो, प्रदेशों में रही हो, लेकिन उस पर पूरी तरीके से काम करने का उन्होंने मन नहीं बनाया। जो भी सरकारें होती हैं, उनका दायित्व होता है कि जो भी युवा साथी हैं, जो हमारी जनता है, उसके जनहित की योजनाएं बनाएं। लेकिन आज हमें लगता है कि कुछ अधिकारी और प्रशासन या शासन मिलकर के इन पर पूरी तरीके से ध्यान नहीं दे रही। हम लोग लगातार अपनी बातें आंदोलन के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से, चाहे सांसद हों और या विधायक हों, सभी के माध्यम से हम लोगों ने अपनी बातें रखी। लेकिन शासन इतना निर्दयी हो चुका कि उन्होंने इस पर ध्यान ही देना उचित नहीं समझा। हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी जब सत्ता में नहीं थे, तो उन्होंने बातें की, पत्र लिखे। राजनाथ सिंह जी जो इस समय केंद्र में रक्षा मंत्री जी हैं, उन्होंने भी पत्र लिखा। लेकिन जब अब सत्ता में हैं और उनको पुरानी पेंशन देने की आवश्यकता है, उनको देना चाहिए, ध्यान नहीं दे रहे। हम आपके चैनल के माध्यम से उन तक अपनी आवाज उठाना चाह रहे हैं, आवाज पहुंचाना चाह रहे हैं कि हम लोगों की पुरानी पेंशन, जो हमारे बुढ़ापे की लाठी है और हमारा बुढ़ापे का सहारा है, कर्मचारी हो, उसकी जो नौकरी का आकर्षण होता था वो पुरानी पेंशन होती थी। लेकिन पुरानी पेंशन को देने में और उसको किनारे करने में इन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। जब भी मुद्दे उठे, इन्होंने उसे गड़ा मुर्दा कहा। हाँ, नई योजनाएं ला रहे हैं, हम उनको बधाई देते हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि ओपीएस की जगह एनपीएस लाए, जिसे लोगों ने स्वीकार नहीं किया। अब वह उसे एपीएस के रूप में लाए हैं और यूपीएस में भी उन्हें हमें लगता है निराशा ही मिली है। क्या हमारी आवाज आ पा रही है? जी जी, आपको सुन पा रहे हैं संदीप वर्मा जी। सवाल ये संदीप वर्मा जी की एक परेशानी सीनियर सिटीजन्स की है, पेंशन की है, जिसको लेकर लगातार आंदोलन हो रहे हैं। लेकिन एक परेशानी से ज्यादा एक खुशी का पल युवाओं के लिए है, नौजवानों के लिए है। ये 15,000 का जो भी प्लान है सरकार का देने का, ये कुछ स्पष्टता हमारे जो नौजवान इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनके लिए और ज्यादा अच्छे से बेहतर कर पाए अगर आप, कि ये ईपीएफओ में रजिस्टर होने से ही इस इंसेंटिव के एक तरह से 15,000, दरअसल ये मोटिवेशनल एक तरह का सरकार की तरफ से टोकन ऑफ अमाउंट है जो कि नौजवानों को दिया जाएगा। नहीं, तो इसका हम ये स्वागत करते हैं। इसका हम स्वागत करते हैं, जो भी हमारे युवाओं के लिए सरकार कर रही है, जो अच्छी योजनाएं हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। लेकिन साथ ही साथ आप देखिए, जो युवाओं को रोजगार के मौके देने चाहिए, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, वहां पर वैकेंसीज तो हैं, लेकिन उन पर भर्तियां नहीं की जा रही। जिस प्रकार से हमारे देश में चुनाव हो रहे हैं, एक निश्चित समय पर उसका आवेदन किया जाता है, उसके बाद पर्चे भरे जाते हैं, फिर चुनाव हो जाता है, रिजल्ट होता है। उसी तरीके से कुछ योजनाएं बनाए, सरकार उस पर ध्यान दे कि इस समय मार्च में जब लोग रिटायरमेंट होते हैं, उसके बाद जून में वैकेंसीज निकलेंगी और जुलाई तक उस पर भर्ती हो जाएंगी।
संदीप जी, नौजवानों को जी। आकर्षित करने का ये प्रयास जो है, वो कितना आपको लगता है फ्रूटफुल है सरकार के लिए? नहीं, हमें लगता है कि नौजवानों को आकर्षित करना है, अच्छा है, लेकिन हमें लगा कि नौजवानों को जो ये 15,000 इसके लिए पैसे हैं, तो रोजगार के भी जो जो हमारे क्षेत्र हैं, जो शिक्षा और स्वास्थ्य है, इनमें फिर इनको किए जा रहे हैं, और आकर्षित तो उसमें भी किया जा सकता है। अभी आपने देखा होगा कि स्कूल बंद किए जा रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे प्राइमरी स्कूल बंद किए जा रहे हैं, पद घटाए जा रहे हैं, उनको संविलियन किया जा रहा है, माध्यमिक क्षेत्र में वैकेंसीज पड़ी हुई हैं, वैकेंसीज नहीं भरी जा रही, ये भी करना चाहिए, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। जी, सारी जगहों ये पर तो हमेशा कॉन्ट्रैक्ट बेस पर सरकारों की जो अपेक्षा है, निजीकरण किया हमेशा जा रहा है, सारे रहती है। विभागों का निजीकरण किया जा रहा है ना। संदीप जी, निजीकरण ये को तो बंद करके हमेशा अपना परमानेंट सरकार रोजगार के दिया जाए। संदीप जी मैं आपकी बात समझ जी। रही हूँ कि दरअसल सरकार को जितने प्रयास करने चाहिए तुलनात्मक रूप से हमेशा ही वो कम होते हैं, क्योंकि अपेक्षाएं किसी भी सरकार से ज्यादा होती है। लेकिन सरकार की तरफ से उन अपेक्षाओं को पूरा करने के जितने प्रयास किए जाते हैं, उन प्रयासों में से ये एक प्रयास 15,000 रुपए देने का, पहली बार नौकरी करने वाले युवाओं को ये 15,000 का जो टोकन अमाउंट देने का जो प्रयास या जो स्कीम या जो योजना इस वक्त सरकार ने फैसला लिया है, इससे विजय कुमार बंधु जी भी जुड़ गए हमारे साथ। विजय कुमार बंधु जी, मैं आपके पास आती हूँ, आप रास्ते में हैं, ट्रैवल कर रहे हैं। विजय कुमार बंधु जी, कितना नौजवानों को अपने साथ लेने में कामयाब होगी इससे केंद्र सरकार? और सिर्फ ये बात केंद्र की नहीं है, पूरे देश में अगर ये योजना लागू होती है तो युवाओं का उत्साह कितना बढ़ पाएगा इससे? युवाओं में क्या संदेश जाएगा? क्योंकि इस वक्त सरकार को लेकर अगर सबसे ज्यादा नाराजगी किसी न किसी रूप में कहीं न कहीं दिखती है, तो निकल कर आक्रोश जो है वो युवाओं का ही आता है। विजय कुमार बंधु जी रास्ते में हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ परेशानी का सामना कर रहे हैं। गिरीश चंद्र मिश्र जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। विजय जी, आप सुन पा रहे? विजय जी कुमार मैडम बंधु जी, जी जुड़ रहे हैं। हमारी आवाज जा रही है? जी जी, आपको सुन पा रहे हैं। आपको मेरा सवाल जी सुनने में अगर आया हो विजय कुमार बंधु जी? तकनीकी परेशानी, इंटरनेट से जूझ रहे हैं, ऐसा लगता है रास्ते में नेटवर्क इशू आते हैं। गिरीश चंद्र जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। गिरीश जी, युवाओं को संदेश देने में आप कितना इस पूरे मुद्दे से, इस मसले से, ये जो 15,000 का जो फैसला सरकार का है, इससे आप क्या महसूस करते हैं कि युवाओं में क्या असर जाएगा, क्या संदेश जाएगा, कितना युवाओं को अपनी तरफ सरकार लेने में कामयाब होगी इससे? मैडम अभी तो ये मैं समझ रहा हूँ कि ये जो खबर है, ये मैं अभी खबर के रूप में सुन रहा हूँ। स्कीम क्या आती है पूरी, जब तक पूरी स्कीम पढ़ न ली जाए, इसके पीछे क्या उद्देश्य है, हिडन चीजें क्या है, क्या चीजें, क्या शर्तें होंगी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वो इंडस्ट्रियलिस्ट को फायदा पहुंचाने के लिए ये कर दिया जाता है कि भाई ईपीएफ में जो नए रोजगार जिनको मिलेंगे, उसमें जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है प्रारंभ का 3 साल तक का, वो जो है 15,000 के हिसाब से जो कैलकुलेशन बनता 1,800 रुपया, वो देगा, क्या नाम, गवर्नमेंट देगी। तो वो इस तरह का अगर कोई फैसला है तो वो तो एक तरह से इंडस्ट्रियलिस्ट को पोषित करने के लिए है, क्योंकि ज्यादातर फैसले ईपीएफ के बारे में जो भी हो रहे हैं, मैं मैडम एक चीज बहुत जोड़ के, बहुत दावे के साथ कहना चाहता हूं कि ईपीएफ की योजना में जो भी फैसले होते हैं, उसमें उद्योगपतियों के हितों को संरक्षित करने का प्रमुख उद्देश्य होता। और इसका सबूत ये है कि जब 5वां वेतन आयोग लागू था, तब सीलिंग लिमिट 5,000 रुपए थी वेतन की, और आज 7वां वेतनमान लागू, मतलब 8वां लागू होने की स्थिति आ रही है। अगर 7वें को भी हम जोड़ें तो जब 5वां लागू हुआ 1996 में, उस वक्त 5,000 सीलिंग लिमिट थी इसके ईपीएफ के लिए, कटौती के लिए। तो 5,000, और आज उस व्यक्ति की तनख्वाह कम से कम वेतन जो है 10 गुना हो गया है। तो वो ये सीलिंग लिमिट भी 50,000 से ऊपर हो जानी चाहिए थी। अगर 50,000 सीलिंग लिमिट हो जाती
तो इस पे एम्प्लॉयर को कंट्रीब्यूशन जो है 50,000 सीलिंग लिमिट के हिसाब से देना पड़ता है, यानी 12% देना पड़ता, तो 6,000 देना पड़ता। आज 1,800 देना पड़ रहा है उनको पोषित करने के लिए, वो लिमिट 15,000 रखी गई, तो वेतन तो बढ़ गया, लेकिन उसकी सीलिंग लिमिट को इन्होंने जानबूझ के सिर्फ इसलिए उद्योगपतियों को पोषित करने के लिए नहीं बढ़ाया। तो ये स्कीम जो आप बता रही हैं, इसको मुझे डिटेल में देखना पड़ेगा, और मैं बिना किसी चीज को डिटेल में अध्ययन किए उस पर टिप्पणी करना उचित नहीं समझता। क्योंकि बीच में ये जरूर स्कीम एक आई थी ईपीएफ के बारे में कि जो जो नए जो भर्ती होंगे लोग जो ईपीएफ के मेंबर बनेंगे, उसमें प्रथम 3 वर्ष तक एम्प्लॉयर को कंट्रीब्यूशन नहीं देना। वो जो एम्प्लॉयर शेयर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी 3 वर्ष तक। तो उसका गिरीश जी, मतलब हो गया कि आप एकदम ठीक बोल रहे हैं। ये जो इसमें सरकार का प्लान जो है नियोक्ताओं पर केंद्रित है, जो नई भर्तियां करते हैं, अगर कोई नियोक्ता 6 महीने तक अतिरिक्त कर्मचारी को काम पर रखता है तो सरकार उन्हें 3,000 रुपए प्रति कर्मचारी प्रति माह प्रोत्साहन देगी। विनिर्माण क्षेत्र के नियोक्ताओं के लिए यह लाभ तीसरे और चौथे वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। तो विजय कुमार बंधु जी, इसमें ये जो नजर एम्प्लॉयर के लिए, मैम वही मैं कह रहा हूँ, ये एम्प्लॉयर के लिए, ये इंडस्ट्रियलिस्ट को सुरक्षित करने के लिए, ये युवाओं को कुछ नहीं मिलने जा रहा मेरी समझ से। वैसे मैं जब तक इसको जान न लूं तो बहुत सीधी टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं जो समझ रहा हूँ, जो अभी तक योजनाएं चल रही वो यही है। जी जी, तो ये बहुत लेकिन बात ये भी है संदीप जी, मैं वापस आपके पास, गिरीश जी, मैं हमारे बंधु जी के पास जा रही हूँ, विजय कुमार बंधु जी के पास। गिरीश चंद्र मिश्र जी ने बहुत बहुत स्पष्टता से जिस बात की तरफ इशारा किया है कि दरअसल ऐसी स्कीम्स जब भी लाई जाती हैं, एक बार हेडलाइन बनती है 15,000 रुपए पहली बार नौकरी करने वाले युवाओं को दिया जाएगा पहली नौकरी पर, और उसके बाद 15,000 रुपए 1 साल पूरा होने पर, इस तरह की बात। लेकिन जब जब थोड़ा सा अंदर जाते हैं तो पता चलता है कि दरअसल ये जो इसका मकसद जो है वो एम्प्लॉयर को फायदा पहुंचाना ज्यादा है। विजय कुमार बंधु जी। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो ये आज मीडिया में सुर्खियां बटोर रहा हेडलाइन है, वर्तमान सरकार हेडलाइन बहुत अच्छा बनाती है, हेडलाइन बना के उसने परोस दिया। मैं कहता हूं जब लाखों पद खाली पड़े हैं तो प्राइवेट में जाएगा, 15,000 रुपए देंगे, 3 साल देंगे, 4 साल देंगे। अरे जो पद खाली पड़े हैं, अरे कोई व्यक्ति इतनी पढ़ाई, इतनी डिग्रियां बटोरा है, लाखों रुपए खर्चा किया है, पहले जो लाखों पद खाली पड़े उसको भर लीजिए। वो जब भर जाएं उसके बाद कोई स्कीम आप लाते तो समझ में आती है। लाखों लाखों पद खाली पड़े हुए हैं और स्कीम पे स्कीम आप ला रहे हैं। और अभी गिरीश चंद्र मिश्रा जी ने बिल्कुल बहुत बिल्कुल अच्छी बात बिल्कुल बोली है कि ये नौजवानों के लिए नहीं है, ये एम्प्लॉयर के लिए है। एम्प्लॉयर का कैसे फायदा, जैसे श्रम कानून पूरी तरह तोड़ दिया गया। श्रम कानून बना था श्रमिकों के लिए, लेकिन आज उसको फैक्ट्रियों के मालिकों के लिए बना दिया गया है। तो ये लब्बो लुआब जो इसका है वो नौजवानों के नुकसान के लिए है। नौजवानों को सरकारी नौकरी चाहिए, नौजवानों को पुरानी पेंशन चाहिए, नौजवानों को अस्थायी नौकरी चाहिए। ये लब्बो लुआब बंद होना चाहिए, हम इसके बिल्कुल विरोध में हैं। अभी आउटसोर्सिंग संविदा का क्या हाल है, आप कभी मैडम डिबेट किया है आपने कई बार इस चैनल के माध्यम से, आज उनकी जीवन में क्या हाल है कि सिग्नेचर कितने कराया जाता है, वेतन कितना मिलता है, क्या हो रहा है। कोई व्यक्ति आउटसोर्सिंग संविदा में कब जाना चाहता, मजबूरी में उसको गुलाम बना दिया गया है। तो क्या इस देश के नौजवान को गुलाम बनाकर इस देश को आगे चलाया जाएगा? मैं कहता हूं सबको सरकारी जो भर्तियां पड़ी हुई हैं उसको भरिए, अस्थायी नौकरियां दीजिए और जो सेवा सुरक्षा की नियमावली है उसको पूरा करिए। हम इसके खिलाफ हैं और ये सरकार का एक लालीपाप है और कुछ नहीं। संदीप वर्मा जी, सरकार की इसमें जो इंटेंशन बताई गई है वो तकरीबन 3.5 करोड़ नई नौकरियों का सृजन करना है, जिसमें से तकरीबन 2 करोड़ युवा पहली बार कार्यबल में शामिल होंगे, मतलब पहली बार ही काम पर नौकरी में आएंगे। उन्हीं के लिए इस पूरे मॉडल को तैयार किया गया है सरकार की तरफ से। तो मैडम देखिए निश्चित रूप से संदीप जी, निश्चित रूप से सरकार के पास इतना फंड या इतना धन नहीं है कि नई नौकरियों में जो सरकार के
पर जितना पे स्केल है उस तरह से सरकार एम्प्लॉयमेंट सृजन कर सके, सरकारी नौकरियां दे सके, ये साफ समझ में आ रहा है। लेकिन ये जो दूसरा प्रयास है कि ठीक है हम सरकारी नौकरियों की भर्ती उतनी संख्या में नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास उतना बजट नहीं है, तो हम प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां ज्यादा हो और ज्यादा युवाओं को उसका मुनाफा हो, इसलिए प्रयास कर रहे, इसलिए सरकार थोड़ा फंड भी दे रही है। तो हमें हर बार क्या इस नजर से देखना जरूरी है कि सरकार एम्प्लॉयर को फायदा देना चाहती है? अगर युवा पीढ़ी फायदा लेना चाहे, लेना जाने, तो क्या इस तरह की योजनाओं का असर सकारात्मक नहीं हो सकता? मैम, आपने कहा कि सरकार जो है, सरकार के पास बजट नहीं है, तो हम थोड़ा सा इस पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे कि भारत जो है चौथी अर्थव्यवस्था बन चुका है विश्व की। तो बजट पर तो बात ही ना करिए। पूरे भारत में कोरोना काल में जो राशन वितरित करने की योजना बनाई गई थी वो अभी भी चल रही, निर्बाध रूप से चल रही है। तो जहां पर सरकारों के हित प्रभावित होते हैं वो सारी योजनाएं, बजट खूब है, पैसा खूब है, केवल और केवल व्यापारियों के लिए है, बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए है। हाँ, युवाओं के लिए केवल और केवल, जैसा गिरीश जी ने कहा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, विजय बंधु जी ने कहा भी, लालीपाप देना है तो लालीपाप के लिए युवा है। 2 करोड़ रोजगार की बात कही गई थी, 2 करोड़ रोजगार। हमारी 2014 की सरकार ने कहा था कि हम प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे। 2 करोड़ रोजगार देने वाली सरकार आज इधर उधर की बातें करती है और हमारे सारे विभागों में पद खाली पड़े हुए हैं। आप जान लीजिए, प्रतिवर्ष बेसिक शिक्षा हो, माध्यमिक शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, इनमें हजारों पद खाली हुए हैं, जिनमें जिस भी ऑफिस में आप चले जाइए, हर ऑफिस में कहीं ना कहीं कोई ना कोई पद जरूर खाली, और उनका दारोमदार, उनका दायित्व दूसरे लोग निर्वहन कर रहे हैं। इस वजह से हम तो चाहेंगे कि सारे पद पहले भरे जाएं। अभी हमने थोड़ी देर पहले भी कहा था, आदरणीय विजय बंधु जी ने भी कहा कि सारे पदों पर विज्ञापन निकाल करके उनके निश्चित समय सीमा में उन पर नियुक्ति की जाए और जो भी सुरक्षा सेवा नियमावली हैं उनको पूरा किया जाए, ये लालीपाप न दिया जाए। हम इसके खिलाफ हैं और इसका विरोध करते हैं। जी, तो कुल मिलाकर जितने भी संगठन हैं और कर्मचारियों से संबंधित नेतागण हैं, उनको सरकार का, केंद्रीय कैबिनेट का ये फैसला या ये प्रस्ताव कोई बहुत ज्यादा उत्साहित करने वाला नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि दरअसल मुद्दा ये है कि इतनी बड़ी संख्या में सरकार की खुद की वैकेंसी जो खाली है, सरकार पहले अगर उन पर ध्यान दे और उनको फुलफिल करे तो शायद ज्यादा बेहतर नौजवानों के लिए, युवाओं के लिए होगा, क्योंकि सरकारी नौकरी का जो ग्लैमर है वो आज भी सबसे ऊपर है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर एक बहुत बड़ा जो है वो अपॉर्चुनिटी का फोरम है और उस पर भी बड़ी संख्या में, बल्कि सरकारी से भी ज्यादा बड़ी संख्या में नौजवान जाते हैं उस तरफ, प्राइवेट सेक्टर में। अगर उस तरफ सरकार ये प्रयास कर रही है तो किस तरह से सरकार युवाओं को इससे फायदा पहुंचाएगी, इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा कि ये फैसला कितना युवाओं के हित में है, कितना युवाओं को सीधे सीधे प्रभावित कर रहा है, कितना युवाओं को अपने साथ लेने की सरकार की कोशिश कामयाब होगी। क्योंकि अगर ये सिर्फ एम्प्लॉयर तक, यानी कि व्यापारियों तक और कॉरपोरेट्स को फायदा पहुंचाने तक का प्रयास है, तो निश्चित रूप से इसकी चर्चा सिर्फ हेडलाइन से आगे नहीं बढ़ पाएगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। न्यूज़ 24 पर हमारी हर दिन कोशिश होती है कि समाज में जो कुछ हो रहा है, सरकार के द्वारा जो कुछ किया जा रहा है, वो आम आदमी तक उसी स्वरूप में पहुंचे, उसी रूप में पहुंचे जिस मंशा से सरकार किसी भी नए काम को, प्रस्ताव को लेकर आ रही है। केंद्रीय कैबिनेट, मोदी सरकार ने युवाओं के साथ जितने वादे किए थे उनमें वो कितना खरा उतर पा रही है और कितना उतरी है, ये फैसला उसमें और आने वाले दिनों में तस्वीर को बयां करेगा। न्यूज़ 24 पर वैसा इतना ही। नमस्कार।